चेहरे पर स्पष्ट तासरा लिए वह अस्पताल के कॉरिडोर में मौजूद बेंच पर बैठा था। मुसलसल हिलती एक टांग जहनी हल्फशान का साफ पता दे रही थी। कुछ ही फासले पर अरसल अफरीदी कमर पर हाथ बांधे बेचैनी से यहाँ वहाँ चक्कर लगा रहे थे। जब कमरे का दरवाज़ा खुला और डॉक्टर बाहर आया, बासम अपनी जगह पर ही था। अरसल अफरीदी जल्दी से डॉक्टर की तरफ बढ़े। देखिए मिस्टर अरसल, मैं आपको कोई झूठी तसल्ली या दिलासा नहीं दूंगा। अभी कुछ दिन पहले ही वो ट्रोमा में थी। उनका नर्वस ब्रेकडाउन होते होते बचा। मैंने आप लोगों को इन्फॉर्म भी किया था कि उनकी जहनी हालत अच्छी नहीं, उन्हें सिर्फ सुकून चाहिए। पर आप फिर से कुछ दिन बाद उनकी जहनी हालत इस कदर अबतर होना और कलाई काट लेना, ये कोई अच्छा साइन नहीं। आप उनसे उनका मसले पूछें और उससे हल करें। खून ज़्यादा नहीं बहा जिसकी वजह से उनकी जान बच गई, पर ज़रूरी नहीं कि हर बार ऐसा हो। उनको होश आ चुका है और उनकी ज़ुबान पर बासम नाम की ही गर्दान है। बस आप मिल सकते हैं उनसे। डॉक्टर की बात के जवाब में एक बेबस बाप क्या कहता। अरसल अफरीदी फ़कत सर हिला गए और बासम की तरफ देखने लगा। उनके इशारे पर वो कमरे की तरफ बढ़ने लगा। जब उसकी जेब में मौजूद मोबाइल बाज उठा, उन्होंने मोबाइल जेब से निकाला तो स्क्रीन पर नजर आते नंबर को देखकर लब बेच गया। उसके बरतगना पीछे को उठने लगे। मेरी फ़्लाइट है चाचू, मुझे जाना है अब। वो एक सांस में कहता 2 पल के लिए अरसल अफरीदी के गले लगा और फिर तेज़ी से वहाँ से निकलता चला गया। वो आंखें बंद किए जहाज़ की सीट से टेक लगाए बैठा था। उस दुश्मन जहाँ की हालत का सोचते दिल पर बर्छियाँ चल रही थी। गुजरे 1 महीने की रोदात किसी फिल्म की तरह उसके दिमाग में चलने लगी। मोमल के साथ लूडो खेलने के बाद वह आराम की घर से जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ, उसका फ़ोन बाज उठा। व्हाट्सएप पर रोजीना की कॉल आ रही थी। रोजीना असम की यूनिवर्सिटी फेलो और अच्छी दोस्त थी। MBA कम्प्लीट करने के बाद वो US चली गई थी। उसके बाद दोनों का रब्ता बहुत कम हो गया था। बासम ने कॉल अटेंड की। वो सोफे पर जा बैठा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं मैडम? इस नाजीज़ को आप कैसे याद कर लिया? उसका लहजा काफ़ी खुशगवार था। बासम उसकी भीगी आवाज़ सुनकर बासम चौंक गया। क्या हुआ रोजीना, तुम क्यों रो रही हो? सब ठीक है ना? उसकी आवाज़ में फिक्र महसूस करके रोजीना ऊंची आवाज़ में रोने लगी, जिस पर बासम घबरा गया। बासम, आई एम प्रेग्नेंट। उसकी बात पर बासम एक मरतबा फिर से चौंक गया। रोजीना, तुमने शादी कब की? वो वाकई हैरान था। मैंने शादी नहीं की बासम, मैं जैक के साथ रिलेशनशिप में थी। उसने बोला हम जल्दी शादी कर लेंगे। पर बासम, इतना कहकर वो फिर से फुर फुर कर रो दी। उसकी बात सुनना बासम झटकों की इज्जत में था। वो सोच भी नहीं सकता था कि रोजीना जैसी सुलझी हुई लड़की ऐसी हरकत कर सकती है। पर क्या रोजीना? अब की दफ़ा उसका लहजा काफ़ी संजीदा था। पर जब जैक को पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो पहले उसने कहा कि मैं अबॉर्शन करवा लूँ, और जब मैंने इनकार कर दिया तो वो उस बच्चे से ही इनकारी हो गया। वो कहता है कि ये इसका बच्चा नहीं है। मैंने पता नहीं किसके साथ। उसकी अधूरी बात समझता वह लब बेच गया। अब क्या चाहती हो? मुझे ब्लड कैंसर है बासम। एक और झटका। नेक्स्ट मंथ मेरी डिलीवरी है। मैं नहीं जानती बासम कि मैं ज़िंदा बचूंगी कि नहीं। मेरे पेरेंट्स ने मुझसे कतई तलाक़ लिया है। मैं मर गई तो मेरे बच्चे का क्या होगा बासम? प्लीज़ मेरे बच्चे को अपना लो बासम। वो रुल जाएगा बासम, मुझ पर यह एहसान कर दो। एक मरती हुई औरत तुमसे भीख मांग रही है। बासम का दिमाग सुन्न हो चुका था। उसने कुछ कहे बगैर कॉल बंद कर दिया। अगले दिन ही उसके माँ बाप तक ये बात पहुँच चुकी थी कि वो अपनी क्लास फेलो रोजीना से शादी करना चाहता है। जानता था वो कभी नहीं मानेंगे और ऐसा ही हुआ था। 15 दिन के अंदर अंदर बासम US जाने का सारा इंतज़ाम कर चुका था। पर उस दौरान वो काम हुआ जिसका वो तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। बासम नहीं जानता था उसकी छोटी सी स्वीटी कब उसके दिल की मकीन बन गई। वो उसकी मोहब्बत नहीं, इश्क था। पहला और बचपन का इश्क। वो जानता था कि वो उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं रखती। वो अपनी मोहब्बत हमेशा दिल में दफना कर रख सकता था। उसके लिए मोहब्बत को दिल में छुपाना और उसके सहारे ज़िंदा रहना ही होशकुन था। पर मोमल के इजहार के बाद सब बदल गया। वो नहीं चाहता था कि मोमल का इजहार कबूल करके वो एक मरते हुए इंसान को तोड़ दे। एक मरती हुई औरत की आखिरी ख्वाहिश पर वो मोमल की मोहब्बत कुर्बान कर गया। उसे लगता था कि ये वक्ती जज्बा है। पर 4 साल के बाद जब वो वापस लौटा तो उसकी आंखों में मौजूद लाफानी मोहब्बत बासम अफरीदी को गलत साबित कर गई थी। वो चाहता तो मोमल को वापस हासिल कर सकता था, पर वो अब अकेला नहीं था। उसके साथ मनाहल भी थी, रोजीना की बेटी, जिसकी पैदाइश के वक्त उसकी माँ चल बसी। बासम के लिए बहुत मुश्किल वक्त था वो, पर उसने सब संभाल लिया था। जब मनाहल 10 माह की हुई तब बासम ने घर बताया कि उसकी बेटी पैदा हुई है।
और जीना की वफ़ात हो गई है। उस दिन से ही उसके माँ बाप वापस आने पर इसरार कर रहे थे, पर वो ना आया, और जब आया तब सब बदल गया। बासम अफरीदी की मोहब्बत पर शिद्दत का होल चढ़ गया और मूमल अफरीदी की मोहब्बत पर नफरत का। आज वो हस्पताल से वापसी पर वक्त गुजारने और जहन को पुरस्कून करने बेंच पर चली आई। ठंड के मौसम में शाम के वक्त बेंच पर कद लोग मौजूद है। उसने गाड़ी के पास से झुककर अपनी सैंडल्स उतारी और नंगे पांव गीली रेत पर चलने लगी। वो रोना चाहती थी, बहुत ज़्यादा रोना चाहती थी, पर आंसू आ ही नहीं रहे थे आंखों में। उसने अरसम अफरीदी को मांगते हुए अपने रब के सामने इतने आंसू बहाए थे कि अब आंखें खुश्क पड़ गई थी। वो सोचों में गुम पानी की तरफ बढ़ती चली जा रही थी। उसे अंदाज़ा भी ना हुआ कि कब वो इतने आगे निकल आई कि पानी उसकी कमर को छूने लगा। एहसास तब हुआ जब किसी ने एक झटके से उसे पीछे से खींचा। भी वो संभली भी ना थी जब किसी ने उसे ज़ोर से झंझोड़ कर रख दिया। जैन को उर्मिश बहुत याद आ रही थी। आज दिल बहुत उदास हुआ तो वो बीच पर चलाई गई। उसकी पसंदीदा जगह थी जहाँ का वो हमेशा पुरस्कून हो जाया करता था। वो पैंट की जेबों में हाथ डाले गीली मिट्टी अपने पैरों तले रोनता आगे बढ़ रहा था जब उसकी नज़र एक मंजर पर ठटका रुकी। सफ़ेद सादा लिबास पहने, काली जुल्फ़े बिखरे, एक पतली लंबी सी दोशीज़ा पानी में उतरती चली जा रही थी, जिसका सफ़ेद रेशमी दुपट्टा और काली जुल्फ़े हवा के दोष पर उड़ती जा रही थी। वो सर झटका नज़रें फिर गया। चंद सेकंड के बाद उसकी नज़रें बेसहारा दोबारा उस लड़की की तरफ उठी थी, पर अब की बार वो नज़रें ना हटा सका, बल्कि तेज़ी से उसकी तरफ भागा जो कमर तक पानी में डूब चुकी थी। उसके करीब पहुंचकर वो एक झटके से अपनी तरफ खींच का उसे पीछे खींच गया। वो लचक डाल की मानद उसके साथ खींचती चली जा रही थी। उसके बाल उसके चेहरे को ढांप चुके थे। वो उसे कंधों से पकड़कर झंझोड़ गया। पागल हैं आप? मरने का इतना ही शौक है अगर तो अपने घर जाकर ऐसी कोशिश करें। यहाँ इस शफाफ पानी को क्यों गंदा करना चाह रही हैं? वो सार झटका बाल चेहरे से पीछे हटा गई और होंक पानी से सामने खड़े लड़के को देखने लगी। जैन की नज़र जब इस में लड़की के चेहरे पर पड़ी तो वो बुरी तरह टटक गया। ये तो वही माल वाली लड़की थी। उसका भीगा चेहरा देखकर जैन का दिल धड़क उठा। छोटा सा नाक लाल पड़ चुका था, जबकि नीले पड़ते होंठ हल्के हल्के कपकपा रहे थे। वो जो अपनी पहली नज़र की मोहब्बत के नकोश में गुम था, उसकी हरकत याद करते भड़क उठा। मरना है ना? खुदकुशी करने का बहुत शौक चढ़ा हुआ है ना? रुकिए। उसे हक दाक छोड़ कर बहुत तेज़ से कदम बढ़ाता अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया और कुछ ही सेकंड में वापस आ गया। ये पकड़े और खा ले अपना शौक पूरा। वो उसका सर हाथ थाम का उसमें पिस्टल रख गया, जिसे देखकर दुनिया की आंखें फटी की फटी रह गई और हाथ लड़ने लगे। जबकि जिस्म कपकपा उठा, उसने एक झटके से पिस्टल नीचे फेंका और कपकपाते हुए हाथ होंठों पर जमा गए, जबकि आंसू गालों पर फिसलते जा रहे थे। जैन ने एक अफसोस भरी नज़र दुनिया पर डाली, फिर झुक कर नीचे गिरी। पिस्टल उठाकर पैंट की पिछली पॉकेट में अड़सी। बस हो गया मरने का शौक पूरा। जैन की तंजिया बात पर दुनिया ने एक झटके से उसकी तरफ देखा। मैं सुसाइड नहीं कर रही थी। उसके बार बार मरने की गर्दान सुनकर वो भड़क उठी। अच्छा, फिर क्या? पानी में इतना आगे जाकर समंदर की गहराई माप रही थी। उसकी बात पर वो जल कर रह गई। हाँ, माना कि वो सोचों में इस कदर गुम थी कि अंदाज़ा ना कर सकी कि इतना आगे बढ़ गई है, पर यह बंदा तो साफ साफ बहुतान बांध रहा था। उस पर नहीं, कबड्डी खेल रही थी। जल कर कहती वो सर्द हाथ आपस में रगड़ती बोली, अब तो कबड्डी खेल रही थी, पर कुछ ही देर के बाद समंदर महलूक आपके तमाम हाथ पर पार्टी कर रही होती। वो एक बेजार नज़र उस पर डालकर वहीं नीचे गीली रेत पर बैठ के जैन भी उसकी पैरवी करता उसे 4 कदम के फासले पर बैठ गया। ज़िंदगी से इस कदर बेजार क्यों है? वो गर्दन मोड़ कर उसके चेहरे को देखता पूछने लगा। बेजार नहीं, उदास हूँ, बस खुद से, हर चीज़ से। वो सही कह रही थी। जैन उसके लहजे से झलकती उदासी और आंखों से नजराती वीरानी साफ देख सकता था। फिर काफ़ी देर वो दो अजनबी एक दूसरे की खामोश मगर पुरस्कून सोहबत में एक दूसरे के पहलू में बैठे अपने खामोश दुख एक दूसरे के कल्ब तक पहुंचाने लगे। कौन जानता था कि ये साथ कहाँ तक चलता। वो बेड पर लैपटॉप अपने सामने रखकर बैठा ऑफिस का कुछ काम निपटा रहा था जब माँ नाहल उसकी गोद में चढ़कर बैठ गई। पापा। वो इसकी हल्की बेड को अपने छोटे छोटे हाथों से छेड़ती लाड से उसे पुकार गई। जी पापा की जान। बासम उसके नन्हे हाथ अपने बड़े हाथों में थाम कर चूम किया, जिस पर वो खिलखिला उठी। मोमल चौके वार रूप सेट करने में लगी हुई थी। उसने मुड़काड़ी की नज़र दोनों बाप बेटी को देखा, फिर वापस अपने काम में मसरूफ़ हो गई। पापा, आपकी और मामा की दुश्मन हुई है क्या? उसके सवाल पर जहाँ बासम को झटका लगा, वहीं मोमल का सांस भी सीने में अटक गया।
नहीं बेटा, आपको ऐसा किसने बोला? आप और मामा दोनों गुस्सा रहते हैं एक दूसरे से चाची की तरह। मामा हैप्पी हैप्पी नहीं रहती और आप भी कल एंग्री थे तातू और ताई की तरह। हम एक साथ बाहर भी नहीं जाते। उसके गहरे मुशाहदे पर वो दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे को देखकर रह गए। उनकी खामोश जंग को उनकी मासूम बच्ची बहुत महसूस कर रही थी और ये बिल्कुल भी होश आइंदा बात नहीं थी। मोमल की आंखों में तपक करके बादल छाए तो बादशाह ने उसे आंखों ही आंखों में तसल्ली दी। नो बेटा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पापा बहुत बिजी है ना, ऑफिस से भी लेट आते हैं और आपके लिए मामा पापा ने सरप्राइज़ प्लान किया है एक, जो आपको कल पता चलेगा, है ना मोमल? वो खुशगवारी से कहता और मैं मोमल से यकीन दहानी करवाने लगा तो वो भी मुस्कुराने की कोशिश करते सर हिला के, जिस पर मनाहल खुशी से चीख उठी। मनाहल को सरप्राइज़ मिलेगा, मैं अभी तातू को बताती हूँ। वो चहकती हुई बैठ से उतरकर कमरे से बाहर भागी। मोमल, कम हेयर। उसकी पुकार पर वो न चाहते हुए भी मुड़कर उसकी तरफ आई और कुछ वाजे पर हाथ बांध कर खड़ी होगी। मेहरून रंग का सादा जोड़ा और पैरों में सॉफ्ट चप्पल पहने, लंबे बालों को तोड़ मोड़ का जोड़े की शक्ल में लपेटे, मेकअप से पाक चेहरे के साथ वो बासम को एक घरेलू औरत और बीवी लग रही थी। उससे बेसाता ही मोमल पर प्यार आने लगा, जिसका इजहार करके वो अपनी शामत नहीं बुलवाना चाहता था। इसीलिए बेकाबू होते दिल बेकाबू पाने की कोशिश करता चुप ही रहा। थोड़ा करीब तो आओ, उसके शोशे पर मोमल ने तीव्र चढ़ा कर उसके तरफ देखा। क्यों, दूर की नज़र कमज़ोर है क्या? उसके जवाब पर बल्कि सवाल पर वो सताइशी अंदाज में अबरूज का गया। तुम्हारे मामले में तो सब कुछ ही बहुत कमज़ोर है, चाहे फिर वो दूर की नज़र हो या मेरा बेचारा दिल। उसके छछोड़ेपन पर वो दांत पीस कर रह गई, जो दिन ब दिन बढ़ता ही चला जा रहा था। अपना छछोड़ापन काबू में रखा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो उंगली उठाकर तनबीह अंदाज में बोली तो बासम उसकी जुर्रत से मुतासर हुए बगैर ना रह सका। वेल, इस वक्त तो मेरे अंदर का छिछोड़ापन मुझे बार बार उकसा रहा है कि। वो जुमला अधूरा छोड़कर उसे एक झटके से अपनी तरफ खींचकर उसके चेहरे पर झुक गया। मोमल जो सब के लिए तैयार न थे, उसकी हरकत पर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वो उसके सीने पर दोनों हाथ मारती उसे पीछे करने की कोशिश करने लगी, पर बासम अफरीदी उसकी कुर्बत के नशे में बुरी तरह गुम था। उसके मुज़ाहमत करते हाथ भी अपने हाथ में कैद कर गया। अपनी मनमर्जी पूरी करने के बाद वो पीछे हटा और दिलचस्पी से मुस्कुराता उसके लाल बबोका होते चेहरे को नज़र बंद करने लगा। तुम्हारी ये फड़फड़ाते हुए होंठ कैद कर लूँ। जुमला मुकम्मल करने से पहले वो अपनी कार्रवाई भी मुकम्मल कर चुका था। मोमल गुस्से और हजालत के बायस मज़ीद सिर बढ़ती एक झटके पीछे हटी और दौड़ती हुई तेज़ी से बाथरूम में बंद होगी। सबके अपने पीछे सुनाई देते कहके को सुनती जब से मुठियाँ बेच कर रह गई। वो जो मनाहिल के मुतालिक बात करने वाला था, बिल्कुल गैर मुतवक्का कारनामा सारे अंजाम देता रूह तक सरशार हो चुका था। जस्ट वेट एंड वॉट माई स्वीटी। बासम अफरीदी अपनी स्वीटी को फिर से मोहब्बत के रंगों से आशना करवा कर उस पर मोहब्बत की बरसात कर देगा। बहुत से कहता कुछ पल पहले हुए हसीन हादसे को याद करता सुकून से आंखें मूंद गया। उर्मिश कहाँ हो, इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? अरसम उसका हाथ दबा कर पूछने लगा। वो दोनों अरसम के दोस्त वली की शादी पर जा रहे थे। उर्मिश जाना नहीं चाह रही थी, पर अरसम के बार बार जोर देने पर जैसे तैसे राज़ी होगी। जंग कलर का नफीस सा फ्राक पहने वो खूबसूरत मगर परेशान लग रही थी। नहीं तो अरसम के पूछने पर वो अपनी परेशानी छुपाती हल्का सा मुस्कुरा दी तो वो उसके हाथ पर अपनी गिरफ्त मजबूत करता मार्केट के अंदर दाखिल हो गया, जहाँ बारात का फंक्शन अरेंज किया गया था। उसे अपने दोस्त और उसकी फैमिली से मिलवा कर वो उसे एक टेबल पर बिठाता दूसरे दोस्तों की तरफ बढ़ गया। वो कंफ्यूज से इस समय देख रही थी, जहाँ वो कुछ दोस्तों के साथ खड़ा हंसी मजाक में मसरूफ था। उसे देखकर वो मुस्कुरा दी। वो किसी को बता ही ना सकती थी कि ये शख्स उसे कितना प्यारा और कितना अजीज़ था। वो ऐसे ही उसे देखने में मगन थे जब 3 ख़वातीन आकर उसके पास खड़ी हो गई। अस्सलाम वालेकुम। उससे पहल की तो जहाँ 2 ख़वातीन मुस्कुरा कर जवाब देने लगी, वहीं तीसरी उसे देखती महज से सर हिला कि इनसे मिलो, ये अरसम की वाइफ है और उर्मिश बेटा ये फरी है, अरसम के दोस्त वलीद की मदर, और ये नाजिश है अली की मदर। वली की माँ उर्मिश का तारफ़ इन दोनों से करवा रही थी। अब बारी बारी इन दोनों का तारफ़ उर्मिश से करवाने लगी। वली की माँ आलिया और नाजिश खुश मजाजी से बात कर रही थी, जबकि फरी बेगम के तेवर अजीब ही लगे उर्मिश को। अरे आलिया, अरसम ने शादी भी कर ली। अरसम की क्लास देती हूँ मैं, जो इतनी प्यारी सी लड़की को सबसे छुपा कर रखा और शादी की खबर भी ना होने दी।
नाजिश बेगम उर्मिश का गाल चूमती खुशमजाजी से बोली तो उर्मिश छिप गई। अरे नाजिश का तुम नहीं जानती कि अरसम की शादी किन हालात में हुई। इस बेचारी लड़की का गैंग रेप हुआ था और अरसम को कहीं सड़क पर काफ़ी खराब हालत में मिली थी। बेचारे ने तरस खाकर उससे शादी कर ली। फरी बेगम की बात पर उर्मिश का रंग एकदम स्पीड पकड़ गया। बाकी दोनों खवातीन इस अचानक बात पर शशतर से कभी फरी को देखती तो कभी स्पीड पड़ते उर्मिश को। कैसी बातें कर रही हैं आप? आलिया बेगम नागवाड़ी से बोली तो फरी बेगम तंजियाँ हंसती। आप खुद पूछ लें इस लड़की से कि मैं झूठ बोल रही हूँ या। उससे पहले कि वो अपना जुमला पूरा कर पाते उर्मिश एकदम टेबरा का मुंह के बल नीचे गिरी। तीनों खवातीन एकदम बौखला गई। दूर से उसे देखता उस अरसम अफरीदी हाथ में पकड़ा मशरूब से बड़ा कांच का नाजुक गिलास वहीं फेंकता भागता हुआ उर्मिश की तरफ लपका। वो घुटनों के बल उसके पास बैठता तेजी से उसका रूह पलट कर उसका सर अपनी गोद में रख गया। माथा एक झटके से ज़मीन से टकराने की वजह से फट चुका था जिससे बहता खून उसके सर को नीचे मौजूद अरसम अफरीदी के हाथ का सुरख करता जा रहा था, जबकि खून के किनारे से बहुत खून गर्दन से नीचे बहता लिबास को रंग गया था। उसकी हालत देखकर अरसम अफरीदी का कलेजा मुँह को आगे उसके दिल पर जैसे किसी ने पंजे गाड़ दिए थे। वो एक लम्हा जाए के बगैर उसे बाजू में उठाकर बाहर की सिमत भागा तो सूरत हाल देखता अली भी उसके पीछे लपका। अरसम गाड़ी के पास पहुंचा तो अली ने जल्दी से आगे बढ़कर पिछली सीट का दरवाज़ा खोला और खुद ड्राइविंग सीट की तरफ बढ़ गया। अरसम उमल के गले में मौजूद बट्टा पकड़कर सहती उसके सर के हम पर जमा गया। हॉस्पिटल पहुंचकर अरसम उसे बाहों में लिए तेज़ी से एमरजेंसी वार्ड की तरफ बढ़ गया। डॉक्टर ने उसे बाहर रुकने को बोला तो वो बाहर बेंच पर बैठा सर दोनों हाथों में गिरा गया। अली भी उसके साथ बैठा उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे तसल्ली देने लगा, जिसके जवाब में कुछ बोल ही ना सका। जेब में बड़ा उसका मोबाइल बजने लगा तो अरसम ने देखा बासम की कॉल थी। वो गहरा सांस भरकर होद पर काबू पाता कॉल उठा गया। हेलो अरसम, कहाँ हो तुम लोग? अभी तक वापस नहीं है? इतनी रात हो गई है। बासम अफरीदी की फिक्र पर वो आंखें बांध कर अल्फाज तरतीब देने लगा। भाई मैं हॉस्पिटल में हूँ। क्यों हैरियत, तुम ठीक तो हो ना? जी भाई मैं ठीक हूँ।